हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो शुरू किए थे। और उसमें हमने कई बार कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास, हम उसके लिए वी कैन गो टू द कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सोचिए डायरेक्टली विदाउट इवन हैविंग टू गो टू द हाई कोर्ट्स, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर आर अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। हमने कई जगह ये बात की थी, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो स्टेट हम बार बार कह रहे हैं कि हम स्टेट के अगेंस्ट जो है कोर्ट्स में जा सकते हैं, तो स्टेट को डिफाइन करना भी तो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 3 में कहां से कहां आर्टिकल, लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक कवर्ड है। तो इसी में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12, जिसमें कि स्टेट को डिफाइन किया है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया है कि व्हाट इज कंसिडर्ड स्टेट व्हेन अप्लाइंग फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ दी जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, जिसके लिए हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 12 की कि एक्चुअली में स्टेट है क्या। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो ये है, जो पूरा का पूरा एज इट इज कोटेड है। In this part, text of Article 12 says, in this part, unless the context otherwise requires, the state includes what देखते हैं what all। पहला, the government and parliament of India, government and parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, okay, and all local or other authorities within the territory of India or अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पहले तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले उन्होंने बोला इंक्लूड्स व्हाट, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि दे आर टॉकिंग अबाउट यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सारे के सारे मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो सब आ गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में। एंड बिसाइड्स दैट उन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं तो उसमें ना तो खाली लोकसभा राज्यसभा है, बल्कि प्रेसिडेंट भी आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ही होते हैं। तो जब पार्लियामेंट की बात है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, वो सब के सब, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सब के सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। अगर अगर यानी कि इनमें से कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में नहीं मदद कर रहा है, मतलब बेसिकली उनके फंडामेंटल राइट्स को उनके अगेंस्ट है, ठीक है, उनको वो खराब कर रहा है उनके फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो फिर हम कोर्ट्स में जा सकते हैं अगेंस्ट दीज। फिर उसके सिवा गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। तो गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या आ गया, स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब कई स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है खाली, और कईयों में काउंसिल भी होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। कईयों में खाली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कईयों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, तो वो भी आगे। एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, और पार्लियामेंट भी। जब स्टेट लेजिस्लेचर आ गया तो वहाँ के गवर्नर भी इसका पार्ट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट गवर्नर होते हैं। फिर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, जो भी वहाँ के मिनिस्टर है, वो एग्जीक्यूटिव भी पूरा का पूरा आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पार्लियामेंट आ गया, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आ गई, ऐसे ही स्टेट्स के लेजिस्लेचर आ गए और स्टेट की गवर्नमेंट्स आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं लोकल और अदर अथॉरिटीज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जैसे बॉम्बे में बीएमसी आपने सुना है, इसी तरह से कई जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, कई जगह म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, तो वो सब के सब लोकल अथॉरिटीज भी आ गई। लेकिन प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है ये क्या है, अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज जो है, अब यहाँ पे स्कोप रह जाता है, ठीक है, कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा।
अदर अथॉरिटीज जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ऑब्वियसली हम इंडिया से बाहर जो अगर कोई टेरिटरी जो ऑफिसेज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो। तो अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आई, धीरे धीरे करके बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए। पहले शांताबाई जी ने 1954 में, एज अर्ली एज 1954, सोचो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, 1954 में एक कोर्ट में केस गया था जिसमें था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास ने उनको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, शी वॉज अ फीमेल स्टूडेंट, उनको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया था। तो फिर बात हुई कि क्या वो अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आएंगी कि नहीं आएंगी। फिर फाइनली यही हुआ कि नहीं, क्योंकि वो ना तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें, तो उस समय ये हुआ कि नहीं, वो नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे केसेस हुए, मैं उनके नाम बताऊंगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर फाइनली हुआ कि ये तो बड़ा डाइसी हो गया। ठीक है, तो काफी सारे केसेस होते गए होते गए। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि कुछ ना कुछ तो हमें एक बेसिकली पैरामीटर सेट करने होंगे कि कैसे डिफाइन करें कि कोई अदर अथॉरिटी में आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो देखे जाएंगे कि वो जो है अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, क्या उसकी जो शेयर कैपिटल है, क्या वो गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है। मान लो किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा इक्वल टू और ग्रेटर देन 51% अगर है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो क्या उसको हमें नहीं कहना चाहिए कि वो तो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है? ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी उन्होंने कहा, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है उनका खर्चा निकालने के लिए उनको? बहुत सारी आपने ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जिसमें गवर्नमेंट निकाल रही है। इवन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी होते हैं। ठीक है, क्या वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है कि नहीं, कि और कोई तो इस चीज फील्ड में काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, और कोई तो, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन में आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या और कोई है जो बिल्कुल उसमें मोनोपोली है उनकी। या आप रेलवे टिकटिंग देख लो, इंडियन रेलवेज देख लो, रेलवेज की और किसी की है बस की? तो इंडियन रेलवेज क्या है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, इसी तरह से टिकटिंग है, वो कौन कर रहा है? आईआरसीटीसी कर रहा है। सिर्फ रेलवे की टिकटिंग कौन कर रहा है? आईआरसीटीसी कर रहा है। वैसे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है, डेफिनेटली वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, बट मोनोपोली का एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जो उसकी में मोनोपोली है। ठीक है, फिर कहते हैं कि डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, कि हर ऑलमोस्ट हर डिसीजन पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। ठीक है, कि कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, कौन वहां पे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनको कौन अपॉइंट करेगा, उसमें भी गवर्नमेंट की सी, अगर हर एक चीज में गवर्नमेंट की से है। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल है। क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रहे हैं? क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रहे हैं? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपके घर में गैस पाइपलाइंस होगी कईयों के घर में। ठीक है, वाटर कनेक्शन इंस्टॉल होता है, तो क्या ये पब्लिक फंक्शन नहीं है? ठीक है, क्या पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन नहीं है? बहुत जरूरी है ये। तो क्या इस तरह की जो अथॉरिटीज है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आनी चाहिए? ठीक है, इसमें भी केस हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक, इफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन। कई पहले क्या होता था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे, कई बार चेंजेस होते रहते हैं, कई बार रीनेम हो जाते हैं, कई बार लगता है कि नहीं अब इसका काम जो है, ये हमारी एक कॉर्पोरेशन है उसका जैसा ही है, तो ये वाला डिपार्टमेंट उनको ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के मोटे मोटे किए, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस, कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जो पार्ट 3 के लिए जो स्टेट की डेफिनेशन थी, वो चाहते थे बहुत इलेबोरेट दे, बहुत ही इलेबोरेट दे। देखिए, स्टेट की डेफिनेशन अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि मेडिकल फिटनेस है, किसी की मेडिकल फिटनेस स्कूल के एडमिशन के लिए अलग हो सकती है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट की मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स वो किसी स्पोर्ट्स की सिलेक्शन के लिए स्कूल अलग कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि स्कूल की सिलेक्शन की, स्कूल के एडमिशन के लिए सिंपल है कि बच्चा शुड बी फिट। ठीक है, या कॉलेज के लिए बच्चा शुड बी फिट, बट अगर उसी को मान लीजिए क्रिकेट के लिए सिलेक्शन करना है, तो हो सकता है वो फिटनेस के स्टैंडर्ड थोड़े बढ़ा दें। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका ये था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट की डेफिनेशन थोड़ी इलेबोरेट रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सके, ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज कवर हो सके, गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ना कर पाए। इस वजह से बार बार कोर्ट के कई सारे केसेस होते गए और फिर हुआ। तो बेसिकली अब इंक्लूडेड कौन कौन है स्टेट में, मोटा मोटा जो अब आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में हमेशा आपको जो याद रखना है कि मोटा मोटा कौन लोग होंगे ही होंगे, कौन सी अथॉरिटीज होंगी होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव उनका जो है। आपने देखेंगे आप कि 3 ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और एक जुडिशरी होती है। ठीक है, जुडिशरी भी अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करे कि ना करे। ठीक है, तो जुडिशरी कहती है जब हम जुडिशरी प्रॉपर केसेस वाला काम कर रहे हैं,
तब हम स्टेट का पार्ट नहीं है। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं तो हम स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जब हम बात करें तो प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट के लेजिस्लेचर, जहां असेंबली है तो खाली असेंबली, जहां पे काउंसिल है वहां काउंसिल भी, गवर्नर्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, और अदर अथॉरिटीज भी आ जाती हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ओएनजीसी होगी, एलआईसी होगी, कुछ बॉडीज हैं जो कि कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि इवन प्राइवेट बॉडीज जो कि पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, उनको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में मान सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर्स, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज में भी। तो मोटा मोटा आपको जो याद रखना है, टेक्स्ट से ही आप यू कैन इजिली मेक आउट उसके टेक्स्ट से कि कौन कौन है इसमें। सबसे पहले गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, लोकल जो है अथॉरिटीज वो, और अदर अथॉरिटीज। और अदर अथॉरिटीज में आपको ध्यान आ जाएगा कि पीएसयूज जो हैं, जो पब्लिक फंक्शंस कर रही हैं, जिसमें ज्यादातर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जैसे मैं बता रही थी बहुत सारे केसेस हुए थे, सिर्फ आपको नाम के लिए मैं बता रही हूँ, आपको लर्न करने की इसको जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है, शांताबाई का 1954 में उनको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया था, ऐसे स्टेट ऑफ यूपी के उज्जैन बाई के साथ। फिर राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कि ये है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे केस थे। इस वाले केस में उन्होंने गाइडलाइंस भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये पैरामीटर्स हैं। आरडी शेट्टी वाले में भी दी थी कुछ गाइडलाइंस। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखने और कुछ नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है लॉ। हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या थी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। आर्टिकल 13 में देखिए क्या है। आर्टिकल 13 में एक तो 4 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 13 में सबसे पहले इसका मेन हेडिंग क्या है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो लॉज, लॉज यानी कि बिल होता है, एक लॉ होता है, जब बिल साइन हो जाता है, दोनों हाउसेस पास कर देते हैं और फिर साइन हो जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो उसको लॉ बोलते हैं। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में भी। तो वो लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, ठीक है, या इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। तो 4 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज क्या कहता है, बहुत सिंपल है ये। आर्टिकल 13 कहते हैं ऑल लॉज इन फोर्स, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution। कब हुआ था कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950। यानी कि ये कौन से लॉज की बात कर रहे हैं, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, इससे पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall to the extent of such inconsistency be void। इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, अब तो 26 जनवरी 1950 हो चुकी है, मतलब जब ये इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो कह रहे अगर सपोज करो 27 जनवरी 1950 की भी अगर हम बात करें, तो ऐसे लॉज जो बने थे तो पहले थे, मान लो कोई 1938 में बना था, मान लो कोई 1946 में बना था, तो वो लॉज, उनमें जितना भी पार्ट इस पार्ट 3 के अगेंस्ट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, वो पार्ट जो होगा वो बेसिकली वॉइड हो जाएगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सिर्फ उतना पार्ट, पूरा लॉ नहीं, पूरा लॉ नहीं। 26 जनवरी 1950 से पहले बने जो भी लॉज होंगे, ठीक है, जितने भी लॉज होंगे, उनमें उतना पार्ट जितना कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए ठीक नहीं होगा, जो इस प्रोविजन पार्ट 3 को नहीं मान रहा होगा, उतना पार्ट जो होगा वो इनकंसिस्टेंट जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, उतने पार्ट को नहीं माना जाएगा। ओके, कोई भी आप लॉ मान सकते हो कि कोई लॉ था, मान लो, ठीक है, जिसमें ये था कि भाई हम जो है स्कूल्स में वुमेन को एडमिशन नहीं देंगे। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम वुमेन को एडमिशन नहीं देंगे स्कूल में, ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स तो क्या कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। हम ये पढ़ेंगे आगे कि कोई भी इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी, उसमें ये भी आएगा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, रेस, कलर, ये सब नहीं करनी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं करनी, ठीक है। तो जैसे कि पहले अनटचेबिलिटी वगैरह होती थी, हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बस आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो बने हुए लॉज थे,
जो अभी भी इन प्लेस थे, अभी भी इन फोर्स थे वो लॉस, लेकिन उसका वो पार्ट जो पार्ट 3 के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पार्ट 3 की यानी कि तरजीह किसको दी जा रही है, इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, पार्ट 3 को, फंडामेंटल राइट्स को, ना कि उस लॉ के उस वाले पार्ट को। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। वो बात हुई 26 जनवरी से पहले की। अब क्या कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले कि अब भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि जो राइट्स ये वाला पार्ट 3 कॉन्फर कर रहा है हमारे सिटीजन्स के ऊपर, वो उनको ले पाए या उनको कम कर पाए। ठीक है, अगर ऐसा है भी, कोई लॉ बना भी देती है स्टेट, तो भी उसको जितना पार्ट उसको पार्ट 3 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उतने पार्ट को वॉइड माना जाएगा। तो बेसिकली अगर मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा बना भी दिया कि जी हम तो आपका जो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है ये हम ले रहे हैं, तो कोर्ट कह सकता है कि नहीं, आपने ये गलत किया है, आपके लॉ का ये वाला पार्ट नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहा है। ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है उनको ये अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो इसीलिए हम उसको मानते हैं। कोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है यहाँ पे पार्ट 3 में। ठीक है, तो दोबारा से पहले पार्ट में क्या था, क्लॉज 1 में आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज है। क्लॉज 1 में था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में आने से पहले के जो लॉ बने हुए हैं, उतना पार्ट जो कि इनकंसिस्टेंट होगा पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो वॉइड हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या कहते हैं कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जिसकी वजह से उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 जो इफेक्ट हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पार्ट वॉइड माना जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं कर सकते, राइट टू प्रॉपर्टी भी तो पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में लिया था। हाँ ठीक है, वो सब हम आगे अभी देखते हैं। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 3 में उन्होंने बोला अब लॉ को भी तो डिफाइन कर दो। बार बार हम कह रहे हैं, पार्ट 1 में हमने कहा वो लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले इन्फोर्स थे, फिर हमने पार्ट इसके सेकंड क्लॉज में कहा कि कोई द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। ठीक है, तो लॉ है क्या, ये याद नहीं करना, बस आपको सिर्फ समझने के लिए है कि लॉ है क्या। लॉ, इन्होंने बहुत वाइडली लॉ को भी डिफाइन किया। लॉ में कोई भी लॉ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो पार्लियामेंट पास कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रहा है, उसके सिवा ऑर्डिनेंस भी आएगी। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह से जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो वो टेम्परेरी एक तरह से लॉ हो गया, बाद में उसको पास करवाना पड़ता है तभी वो लॉ बनता है। ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर्स हैं, बायलॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूजेज। आपने देखा होगा कई बार आपके डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑर्डर निकाल देते हैं, ठीक है, कि कोई भी 5 से सेक्शन 144 इम्पोज हो गया, बहुत जगह होता रहता है, तो आम बात सी हो गई है कि भैया 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह। ठीक है, कोई भी अनरेस्ट हुआ, किसी भी सिटी में थोड़ा अनरेस्ट हुआ, कुछ झगड़े हो गए दो ग्रुप्स के बीच में, तो कोई ना कोई ऑर्डर निकाल देता है। ठीक है, आपके हम कोरोना हुआ था, ठीक है, हमारे कंट्री में कोविड हुआ, तो कितने सारे ऑर्डर निकालते रहते थे। ठीक है, स्कूल वाले भी ऑर्डर, मतलब स्कूल आपको इसमें ऑब्वियसली देखना होगा कि स्कूल गवर्नमेंट का है कि नहीं, लेकिन मतलब बहुत इसको इलैबोरेट लॉ की डेफिनेशन भी थी। ठीक है, कि कोई भी रूल रेगुलेशन तक, नोटिफिकेशन तक, इवन कस्टम या यूजेज जो कन्वेंशन से हो रहा था कि हाँ कहीं रिटर्न में कुछ नहीं है, ठीक है, उन सबका, सबकी डेफिनेशन जो है वो लॉ में आएगी। फिर लॉज इन फोर्स का क्या मतलब है, लॉज इन फोर्स जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, तो इसका मतलब है दैट इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular cases। इसमें कुछ नहीं कह रहे वो, पहले तो उन्होंने बोला कि जो देखिए आप, जो आपका पार्ट 1 था, पार्ट 1 था, तो उन्होंने क्या बोला था पार्ट 1 में, ऑल लॉज इन फोर्स, ऑल लॉज इन फोर्स, ठीक है, जो यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले रिपील नहीं किए गए थे, यानी उनको, रिपील का मतलब होता है कि उनको अब कैंसिल कर दिया, एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझे तो उनको कैंसिल कर दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उस लॉ की, तो रिपील कर लिया, उसको खत्म कर लिया, वापस ले लिया। तो ऑल लॉज इन फोर्स जो रिपील नहीं हुए थे, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है। फिर सेकंड वाले क्लॉज में बात कर रहा है लॉ की, सेकंड वाले क्लॉज में बात कर रहा है कि लॉ की, तो थर्ड वाले क्लॉज में दोनों चीज डिफाइन कर दी कि लॉ क्या है, थर्ड वाली चीज, थर्ड वाले पार्ट में लॉ भी डिफाइन कर दिया और लॉज इन फोर्स भी डिफाइन कर दिया। लॉ में तो सब कुछ बोल दिया उन्होंने, ऑर्डिनेंस लॉ भी आ जाएगा, ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, सब कुछ।
और लॉज इन फोर्स में क्या बोल देते हैं, वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने टेरिटरी ऑफ इंडिया में पास किए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको रिपील नहीं किया गया था। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना है। बेसिकली पार्ट 3 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ और लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन दी गई है। अब आता है एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखने का है, क्योंकि ये ओरिजिनली नहीं था। ये जो क्लॉज है ये ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाद में ऐड किया गया है। यहां पे हमारी आर्टिकल 13 में कैच आती है कि ये पहले नहीं था, ये 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको डाला गया। कहानी क्या हुई थी कि मैं आपको जब हम पूरा सारे के सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे, अभी हम पार्ट 3 पे, पार्ट 4, पार्ट 5, जब सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर हम दोबारा से, मैंने आपको बताया ना, बहुत ही हम सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली हम कर रहे हैं। तो हम पहले बेसिक समझ रहे हैं सारे, फिर हम इनके टॉपिक्स के जहां जहां जरूरत है वहां उनकी डेप्थ में भी जाएंगे। तो बहुत सारे, मैंने आपको कई बार बोला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक आया था, एक टर्म आई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था कि 1967 में एक केस हुआ था। ठीक है, उसमें गोलकनाथ का, उसमें गवर्नमेंट ने, जो कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकता, और इसलिए उस बात, कहानी हुई क्या थी, मैं मोटा मोटा आपको बताती हूँ। ठीक है, सिंपल सी भाषा में, कि को इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड करें कि ना करें, कहानी ये है। ठीक है, लॉ की इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी, लॉ में सब कुछ आ रहा है, ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, बाय लॉ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो लॉ में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो थी, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो अब इसी में ही ये हुआ था कि आप कैसे, गवर्नमेंट कहती है हम तो भाई सर्वे सर्वा है, ठीक है, पार्लियामेंट क्योंकि हम तो भाई इलेक्टेड है, और वो क्या कहते हैं कि जुडिशरी कहती है नहीं, हम तो प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक कोर्ट केस हुआ था, उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, जो ये है आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, इन्होंने इसको अमेंड कर दिया। इन्होंने 13(4) इंट्रोड्यूस कर दिया, 24th अमेंडमेंट 1961 से, बोला कि कुछ भी चीज, नथिंग इन आर्टिकल 13 अप्लाइज टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड अंडर 368। इन्होंने क्या बोला कि कुछ भी ऐसा, आप जो लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 डील ही करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो उन्होंने बोला नहीं, लॉ की डेफिनेशन में ये चीज नहीं आएगी जो 368 के अंडर हम करेंगे। तो फिर ये हुआ कि भाई ये तो वो है, फिर से कोर्ट बात पहुंची, फिर फाइनली ये हुआ, इस चीज को वैलिड ठहराया कोर्ट ने, इसको मना नहीं किया। कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, लेकिन लेकिन उसने एक बात बोल दी, केशवानंद भारती केस में हुआ था, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको कम डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे गोलकनाथ केस क्या था, फिर केशवानंद भारती केस क्या था। तो पहले हुआ कि नहीं भाई, हम नहीं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया, क्लॉज ये 13(4) इंक्लूड कर दिया, 13(4) इंक्लूड कर दिया कि नहीं भाई, कुछ भी जो अमेंडमेंट हम करेंगे वो इसके लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगी। फिर से कोर्ट में बात पहुंची, तो कोर्ट ने बोला ठीक है, हम इसको इसको हम मान लेते हैं वैलिड है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था मोटा मोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि विजन जो है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे गवर्नमेंट कहे कि नहीं जी, हम तो आप हमने बोल दिया कि 368 में जो अमेंडमेंट करेंगे वो लॉ में इंक्लूडेड नहीं है, तो चलो जी हम पूरा का पूरा आर्टिकल 19 ही छीन लें इनसे, राइट टू फ्रीडम। नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा पार्लियामेंट पास भी कर देती है, मान लो कल को पार्लियामेंट एक, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, मान लो कल को पार्लियामेंट एक एक्ट पास कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है कि हम तो जिनका राइट टू फ्रीडम ले रहे हैं, पूरा का पूरा राइट टू फ्रीडम ले रहे हैं, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, राइट टू फ्रीडम में कई सारे पार्ट्स हैं कि आपको फ्रीडम है कि आप क्या प्रोफेशन अपनाएं, आप मूवमेंट का, रेजिडेंस का, कहाँ रहें, मान लो ये,
तो फिर क्या होगा, वो डेफिनेटली कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड साबित होगा ही होगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्लॉज है एज ऑन डेट, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं खराब होना चाहिए। तो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर पे है क्या, कहानी क्या है, जुडिशियल रिव्यू की है कि कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कि कोर्ट्स जो हैं किसी भी एक्ट को जो पार्लियामेंट बनाए उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं टू द एक्सटेंट वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी जो है उनके पास ये राइट है। ठीक है, बार बार टसल भी चलता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, कभी वो ऐसे कहते हैं तो फिर वो एक अमेंडमेंट ले आते हैं, बट अभी जो है यही है कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं करना चाहिए। ठीक है, एज ऑन डेट 13(4) है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। 13 के पहले आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दी है कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज भी और अदर अथॉरिटीज भी। फिर हमने देख लिया मोटा मोटा कौन सी अथॉरिटीज आ जाती हैं उसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एग्जीक्यूटिव, सब प्राइम मिनिस्टर से लेके और उनके काउंसिल मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, उसमें आपकी म्यूनसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब, और अदर अथॉरिटीज जो कि मेजरली गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, शेयर उनका ज्यादातर शेयर गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इवन कई प्राइवेट बॉडीज भी अगर वो पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। कुछ केसेस की बात की थी। फिर लॉ आर्टिकल 13, उसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले के जो लॉज थे, अगर वो पार्ट 3 को साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उतना पार्ट उनका नल एंड वॉइड होगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, वो मान्य नहीं होंगे। आर्टिकल 13 के पार्ट 2 में क्या बोला कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ स्टेट ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाएगी जो जिससे की वजह से लोगों के राइट्स वो टेक अवे कर पाए, उनके राइट्स को कम कर पाए। और अगर ऐसा कुछ लॉ बनाया जाता है तो उतने पार्ट को हम वॉइड मानेंगे। ठीक है, माना जाएगा। आर्टिकल 13(3) में उन्होंने क्या बोला, लॉ की डेफिनेशन दे दी और लॉज इन फोर्स की भी डेफिनेशन दे दी। काफी इलेबोरेट डेफिनेशन दी, बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर 13(4) ये जो बाद में ऐड किया गया था, किसके थ्रू ऐड किया गया था, ये 1971 में ऐड हुआ था। किसके थ्रू ऐड हुआ था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। क्योंकि इससे पहले कहानी हुई थी कि मना कर दिया गया, पहले कहा दिया गया था कि हाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी वो लॉ की डेफिनेशन में आएगी। फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ निकाल दिया कि नहीं भाई, जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर होगी वो ये वाला जो आर्टिकल 13 जो है उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल 13 उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन फिर कोर्ट ने बोला ठीक है, हम मान रहे हैं कि लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की, सब कुछ करने की, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना करें। ठीक है, ताकि उनकी भी रह जाए और उनकी भी रह जाए। ठीक है, हमें वो समझते हैं, जुडिशरी भी समझता है कि पार्लियामेंट जो है उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि चेंजिंग टाइम्स के साथ जरूरत पड़ सकती है फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज करने की, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस लाने की। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इसको वैलिड मान रहे हैं आपकी इस अमेंडमेंट को, लेकिन आप जो है बस इतना ध्यान रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज आप नहीं करेंगे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम अलग एक क्लास में बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 हो गया और आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 3 में कि जो बिफोर थे और या आफ्टर थे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी बात की गई। फिर लॉ और लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन दे दी। और आर्टिकल 13(4) विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, कि आर्टिकल 13 का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 368 में, बट ये अभी वैलिड है। बट कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप खराब नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी पूरा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको राइट टू इक्वालिटी और ये सब तो अच्छे से याद भी होने चाहिए कि हमारे एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स क्या है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा
टू मेक मोर डिटेल वीडियोस, क्योंकि माय विजन इज टू मेक इट वेरी सिस्टमैटिक। मैं अभी आई एम नॉट बम्बार्डिंग यू विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो हम सारे केसेस की भी अभी बात कर सकते हैं। इवन जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इतने सारे केसेस थे उनकी भी सबकी बात करें, फिर हम अभी बाद में जो हम बेसिक स्ट्रक्चर्स वाली बात कर रहे थे तो उसके भी अभी कर दें। नहीं, पहले हम एक बार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वाइज पूरा करेंगे, फिर हम उसको दोबारा जब करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा, फिर हम उसकी थोड़े थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो करेंगे। तो लेट अस गो वेरी सिस्टमैटिकली, ठीक है, एंड डू शेयर इट विद फ्रेंड्स। इफ यू हैव 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और आप टाइमली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मान लो आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, मे बी इन 10th, मे बी इन 12th, और मे बी इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो यू हैव टाइम कि आपको ग्रेजुएशन के बाद अपियर करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको है, देखिए सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत पावर होती है, ठीक है। द पावर एंजॉयड बाय एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। इवन मैं कहती हूँ अगर आप लॉ भी करते हैं, ठीक है, तो आप कल को जजेस भी बनेंगे। तो इतना नोबल काम है अगर आप उसको ऑनेस्टली करते हैं। आईएएस, यहाँ पे एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर अगर ऑनेस्ट बनेंगे तो इतनी पावर है, आप इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को अभी से ही आदत डालिए। वैल्यू योर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है टू वैल्यू योर टाइम। दिस इज आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट। ये सबके पास इक्वल है, 24 आवर्स होते हैं सबके पास, ठीक है, चाहे वो अंबानीज हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो प्लीज वैल्यू योर टाइम, क्योंकि यही आपको फ्यूचर में काम आएगा। Okay, and please don't forget to subscribe to the channel and share it with your friends also. Okay, and give it a thumbs up also. Okay, see you, bye.